एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें पहले दिन पर ऑफिसर ल्यूक नजर आए और ल्यूक को उसके बेटे रियान का मैसेज आया कि डैड मैं बीमार हूँ और मैं स्कूल नहीं जा सकता, और वो झूठा खांसने लगा। और तब ल्यूक ने आकर वो मैसेज उसकी साथी डैनी को सुनाया जिसमें रियान बीमार होने का नाटक कर रहा था, और तब दोनों हंसने लगे और ल्यूक कहता है कि मेरी पत्नी उसे स्कूल भेज कर रहेगी। वहीं पर उन दोनों को मैसेज आया कि पुलिस फोर्स तैयार है, और तब दोनों वहां से पुलिस फोर्स के साथ आगे बढ़े जिसमें उनके साथ एक काफी बड़ी टीम थी। और उन लोगों ने साथ में जाकर एडी नाम के एक आदमी के घर में घुसकर उसके दरवाजे को तोड़ दिया। तब वहां पर उन्हें एडी, उसकी पत्नी लिसा और उसकी बेटी मीशा मिले, और वहां से ऊपर जाकर ऑफिसर्स ने उनके 13 साल के बेटे जेमी को पकड़ लिया, जिसमें ल्यूक ने आकर जेमी को बताया कि उसे खून के इल्जाम में पकड़ा जा रहा है। और फिर जेमी वहां पर उठा, तब उसने पैंट में मुत दिया था, और ल्यूक ने वहां पर एडी को ऊपर बुलाया जिससे वो जेमी के कपड़े बदल सके। और फिर वो लोग वहां से जेमी को लेकर निकले और उन्होंने बताया कि एडी तुम हमारे जाने के बाद पुलिस स्टेशन में आ जाना। और तब एडी, लिसा और मिशा वहां पर काफी डरे हुए थे और वो कहते कि जेमी 13 साल का एक बच्चा है और उसने कोई मर्डर नहीं किया। लेकिन वहां पर ऑफिसर्स जेमी को लेकर निकल गए और ल्यूक ने गाड़ी में जेमी को बताया कि उसे फिलहाल पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा, साथ ही उसे एक वकील भी दिया जाएगा जिससे उस पर मुकदमा चले तब वो उसके लिए लड़ सके। और पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तब उसके साथ एक पेरेंट्स या फिर उनका एक सपोर्टिंग एडल्ट होना जरूरी है, और जेमी उन दोनों में से किसी को भी चुन सकता है। तब जेमी कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर वहां से जेमी को पुलिस स्टेशन में लाया गया। वहां पर एक आदमी जेमी से उसकी जानकारी लेने लगा, और उसके बाद उस ऑफिसर ने जेमी को उसके सब राइट्स बताए, साथ ही वो माइनर था इसलिए उसे अपने सपोर्टिंग एडल्ट को चुनना था। और तब जेमी ने अपने पिता एडी को चुना। तब तक वहां एडी भी उसके परिवार के साथ आकर उसे देखने लगा, और फिर वहां पर ऑफिसर जेमी को लेकर एक कमरे में आए और उन्होंने वहां पर जेमी को कैद किया। वहां से ल्यूक आकर एडी और उसके परिवार से मिला जिसमें वो लोग काफी भड़के हुए थे। तब ल्यूक ने उनके वकील के बारे में पूछा, और एडी कहता है कि हमारे पास कोई वकील नहीं है। तब ल्यूक कहता है कि हम लोग आपको एक वकील देंगे जो कि अच्छा होगा और आपकी पूरी मदद करेगा, वरना आप चाहो तो खुद के वकील को ला सकते हो। तब लिसा ने उन्हीं के वकील को चुना, और वो कहती है कि तुम लोगों ने आकर हमारे घर को तोड़ दिया और हम लोगों को काफी डराया था, और इस चीज से वो भड़की हुई थी। तब ल्यूक ने इस चीज के लिए माफी मांगी, और वो कहता है कि ऑफिसर्स का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अगर आप चाहो तो फिर भी आप कोई कंप्लेंट कर सकते हो। और एडी आपको जेमी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन में उसके साथ रहने के लिए चुना है। तब एडी मान गया, और वहां पर ल्यूक ने पूछा कि जेमी ने उसने क्राइम किया इसके बारे में आपको कुछ बताया है, और तब एडी ने मना कर दिया और ल्यूक वहां से निकला। तब लिसा, टेशा और एडी तीनों जेमी के लिए परेशान थे, और वो लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि जेमी ने कुछ नहीं किया है और वो बेकसूर है, और पुलिस वालों से शायद कोई गलती हो गई होगी जिसमें ल्यूक ने उस पर मर्डर का इल्जाम लगाया है वो भी झूठा है। वहां पर डैनी ऊपर आकर ल्यूक से केस के ऊपर बात करने लगी, जिसमें ल्यूक एडी के लिए परेशान था क्योंकि एक बार ऐसे ही एक लड़के ने क्राइम किया था और फिर पता चला कि उसका बाप उसके साथ बुरी हरकतें करता था। तब डैनी कहती है कि इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तब ल्यूक कहता है कि हाँ सही कहा, और हमें क्राइम सीन से जानकारी मिल चुकी है और उन फाइल्स को तुम बहुत ही जल्दी देख सकते हो। तब ल्यूक वहां पर थोड़ा सा परेशान था, और उसने रियान के स्कूल जाने के बारे में उसकी पत्नी से पूछा। तब वो कहती है कि वो बीमार था, इसी वजह से वो स्कूल नहीं गया, साथ ही वो काफी ज्यादा दुखी था। तब ल्यूक ने उसके ऊपर थोड़ा सख्ती बरतने के लिए कहा। दूसरी तरफ जेमी और एडी साथ में थे। वहां पर जेमी से जेल के बारे में तो कितनी जानकारी है उसको ऊपर सवाल पूछे गए, जिसमें जेमी को जेल में आने के बारे में, लॉयर्स और क्राइम के बारे में काफी चीजें पता थी, और तब वहां पर इन्वेस्टिगेटर उससे इंप्रेस हुई। और फिर एडी ने जेमी को थोड़ा खाना खाने के लिए कहा जिससे वो अपने मन को शांत रख सके। और तब जेमी कहता है कि डैड मैंने कुछ नहीं किया है, और तब एडी ने अपने बेटे को संभाला। कुछ देर बाद वहां टॉम नाम का वकील आकर एडी और उसके परिवार से मिला जो कि जेमी के केस को लड़ने वाला था, और टॉम ने वहां एडी को बताया कि वो ऑफिसर से केस के बारे में पहले पता लगाएगा। और तब लिसा ने बताया कि उन लोगों ने घर में तोड़फोड़ की थी। तब टॉम कहता है कि ये एक मर्डर केस था तो ऑफिसर्स को ऐसा करने की परमिशन होती है, और आपके हिसाब से जेमी कैसा लड़का है। तब एडी कहता है कि वो काफी शांत लड़का है और फिलहाल तो वो काफी डरा हुआ है। तब टॉम कहता है कि आप सब भी काफी डरे हुए हो, तो मैं ऑफिसर से जाकर पहले बात कर लेता हूँ। और टॉम वहां से निकलकर ल्यूक और डैनी से मिला। वहां पर ल्यूक ने
उसे कैसे उन लोगों को रात को क्राइम के बारे में पता चला और फिर उन्होंने सुबह जाकर जेमी को पकड़ा, उसके बारे में सभी जानकारी दी। तब टॉम ने उसे लिख लिया और उसने जेमी के बारे में पूछा। तब ल्यूक कहता है कि अभी तक मीडिया में केस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि अभी तक जेमी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कि थोड़ी देर में तुम्हें भी मिल जाएगी। और वो लड़की मारी गई है, उसके शरीर पर काफी सारे चाकू के घाव थे। बाकी चीजें अब जेमी और एडी से पूछताछ करके बताई जाएगी। तब टॉम मान गया। दूसरी तरफ जेमी को चेक किया जाने वाला था, साथ ही उसके पूरे बॉडी के रिपोर्ट को तैयार करना था, इसलिए उसके साथ एडी और टॉम को भी बुलाया गया। और फिर जेमी के पहले फोटोज निकाले गए और उसके बाद उसके डीएनए और फिंगरप्रिंट्स लिए गए और उसके बाद उसके ब्लड सैंपल को लेना था। तब जेमी डरा हुआ था, लेकिन एडी ने उसे शांत करवाया और जेमी से ब्लड लिया गया। और उसके बाद ऑफिसर्स को जेमी के शरीर को बिना कपड़ों के चेक करना था कि क्या उसके पास कोई हथियार तो नहीं है, साथ ही उसके हाथ पर घाव थे और क्या वैसे दूसरे घाव उसके शरीर पर है कि नहीं। तब एडी ने इस चीज के लिए मना कर दिया और टॉम ने बताया कि ये काफी जरूरी है। और तब एडी भड़का हुआ था, लेकिन वहां पर जेमी इस चीज के लिए तैयार था, इसलिए ऑफिसर्स ने उसके कपड़े निकालकर उसे पूरा चेक किया। और तब इस चीज से एडी भड़का हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वहां से दोनों को टॉम के साथ छोड़ा गया। तब टॉम ने जेमी की तारीफ की और उसने जेमी से उसके पढ़ाई के बारे में पूछा। तब जेमी ने बताया कि उसे हिस्ट्री पसंद है, जिसमें इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में ट्रेन जैसी नए आविष्कार से वो काफी इंप्रेस हुआ था। और तब टॉम जेमी को होशियार बताने लगा और फिर टॉम ने जेमी को समझाया कि वो उसे बचाने वाला है और ऑफिसर्स उसे क्राइम में दोषी बताकर उसे सजा दिलवाना चाहते हैं और अब उससे पूछताछ की जाएगी और तब उसे सिर्फ नो कमेंट्स बोलना है जिन चीजों में वो फंस सकता था। तब जेमी मान गया। टॉम ने एडी को बोला कि वो भी इन चीजों में बोल सकता है और तब जेमी कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और तब टॉम हाँ बोलकर वहां से निकल रहा था। तब एडी उसे कहता है कि भाई, मैं जिंदगी में कभी भी पुलिस स्टेशन तक नहीं गया हूँ और मुझे क्या कहना है ये भी नहीं पता है, जिसमें मैं काफी डरा हुआ हूँ कि मेरे बेटे के इस केस में मैं कोई गलती ना कर दूं। और तब टॉम कहता है कि सर, आपको डरना नहीं चाहिए और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऑफिसर्स के पास कोई पुख्ता सबूत होगा, इसी वजह से ऑफिसर्स इतनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें सब चीजें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगी और तब तक आपको हिम्मत रखनी होगी। तब एडी हाँ बोलकर अंदर आया और एडी कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया है तो मुझे बता दो। तब जेमी कहता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया। और तब एडी को उसके बेटे पर पूरा भरोसा था और वो कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वहां से टॉम के साथ वो दोनों अंदर आकर ल्यूक और डैनी से मिले, जिसमें दोनों अब जेमी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने वाले थे। और ल्यूक ने जेमी को सब चीजें सही सही बताने के लिए कहा। फिर ल्यूक ने पूछा कि जेमी, कल रात को तुम कहाँ थे? तब जेमी कहता है कि नो कमेंट्स और वो हर सवाल पर यही बोल रहा था। तब ल्यूक ने उसे बताया कि उसके स्कूल के टीचर ने उसकी पढ़ाई की तारीफ की, लेकिन वो स्कूल में अजीब बिहेव करता था। और तब जेमी को भी ये चीज पता थी और ल्यूक ने उसके दोस्तों के नाम पूछे। तब जेमी ने मना कर दिया क्योंकि उसे ल्यूक पर भरोसा नहीं था। और तब ल्यूक ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा और उसने बताया कि जेमी अक्सर हॉट मॉडल्स के फोटोज पर कमेंट करता था और वो कमेंट्स काफी एग्रेसिव होते थे, जिसमें वो खुद को असली मर्द समझता था। और क्या उसे उन मॉडल्स जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी? तब जेमी कहता है कि नहीं, वो मॉडल्स मुझसे काफी बड़ी है। तब ल्यूक ने उसके दोस्तों के फोटोज दिखाए और उनके नाम पूछे और कहा कि हम लोग वैसे भी उन्हें ढूंढ सकते हैं, तो तुम उन्हें बचाने के बारे में सोच रहे हो तो ये नहीं होगा। तब जेमी ने उन दोनों का नाम हैरी और रॉन बताया, जिसमें वो तीनों स्कूल में साथ में थे। और वहां पर ल्यूक पूछता है क्या कल रात को वो तुम्हारे साथ थे? तब जेमी ने बताने से मना कर दिया और ल्यूक ने उसके कपड़ों के बारे में पूछा जो कि उसने पिछले रात को पहने थे। तब जेमी ने उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। वहां उन्होंने जेमी को उसके शूज के फोटोज दिखाए जो कि उन्हें क्राइम सीन पर मिले थे। तब जेमी कहता है कि ये तो मेरे है ही नहीं। और तब वहां डैनी ने जेमी से कैटी नाम की एक लड़की के बारे में पूछा। तब जेमी उसके फोटो को देखकर कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। और तब डैनी कहती है कि तुम दोनों काफी सारे क्लासेस में साथ में हो और वो तुम्हारे इंस्टाग्राम के फोटोज पर कमेंट करती रहती है, तो क्या तुम दोनों दोस्त हो? तब जेमी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और क्या यही लड़की मरी है? तब ल्यूक कहता है कि हाँ, तुम्हें तो ये पहले से पता है क्योंकि तुमने ये किया है। तब डैनी ने उससे पूछा कि तुम दोनों की दोस्ती कैसी थी? तब जेमी कहता है कि हम दोनों दोस्त नहीं है, बस हम दोनों कभी कभी बात करते थे। और तब डैनी ने पूछा कि क्या वो तुम्हें पसंद थी? तब जेमी ने मना कर दिया। और ल्यूक ने उसे पूछा कि क्या कल रात को वो तुमसे मिली थी? तब जेमी ने मना कर दिया। और ल्यूक कहता है कि उसकी लाश कल रात को कार पार्किंग में मिली और उसका मर्डर 9:30 से 9:45 के बीच में हुआ था। और तब तुम कहाँ पर थे? तब जेमी कहता है कि नो कमेंट्स। और वहां पर एडी कहता है कि मैं काम पर
था तो मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। वहां पर डैनी ने पूछा कि जेमी, कल रात को क्या तुम कैटी का पीछा करके उसे मारने वाले थे? तब जेमी ने मना कर दिया और वो कहता है कि मैंने उसे मारा ही नहीं है और आप मुझे कोई और समझ रहे हो। तब ल्यूक उसे कहता है कि उसे 7 बार चाकू मारकर ब्रूटली मारा गया है। और फिर ल्यूक ने रात के सभी सीसीटीवी फुटेजेस के फोटोज निकालना शुरू किया, जिसमें 8 बजे जेमी हैरी और रॉन के साथ था और फिर वो वहां से अकेला निकला और 9:15 तक वो अकेला घूम रहा था। और उसके बाद कैटी एक रास्ते से गुजरी, तब जेमी ने उसका पीछा किया और तब जेमी कहता है कि मैं उसका पीछा नहीं कर रहा था। और तब ल्यूक ने उन्हें एक वीडियो फुटेज पार्किंग की दिखाई, जिसमें जेमी और कैटी साथ में थे और वो दोनों झगड़ने लगे। फिर कैटी ने जेमी को गिरा दिया और जेमी ने उसे पीछे से पकड़कर चाकू मार मार कर खत्म कर दिया। तब ये देखकर वहां पर एडी भी डर गया और जेमी वहां पर रोने लगा। तब ल्यूक को जानना था कि जेमी ने मर्डर वेपन को कहां पर छुपाया और उसने ऐसा क्यों किया। तब जेमी वहां पर रोता रहा और ल्यूक कहता है कि तुम चाहो तो कैटी की मां से माफी मांग सकते हो, क्योंकि वो अपनी बेटी के मरने से काफी ज्यादा दुखी थी। लेकिन वहां पर जेमी रोता रहा और तब ऑफिसर्स वहां से रिकॉर्डिंग को बंद करके निकल गए। और तब एडी अंदर से जेमी की हरकत देखकर टूट गया था और उसे जेमी से घिन आ रही थी। लेकिन फिर एडी ने खुद को संभाला और वो जेमी से पूछने लगा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। और तब जेमी वहां पर रो रहा था और तब एडी ने उसे संभाला। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर मेरा 25,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना हो। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कहानी 3 दिनों के बाद की देखने मिली और उस दिन पर हमें सबसे पहले कैटी की स्कूल में तैयार किया गया मेमोरियल देखने मिला। और आज स्कूल में ल्यूक ने आकर रियान को वॉइस मैसेज किया कि वो आज उसके स्कूल में आया है और शायद वो उससे मिल सकता है, जिसमें डैनी और ल्यूक वहां पर पूछताछ के लिए आए थे। और फिर वो दोनों क्लोई नाम की एक टीचर से मिले और स्कूल के अंदर गए। तब हमें वहां पर हैरी और रॉन भी नजर आए, जिसमें स्कूल में अब सबको जेमी के मर्डर करने के बारे में पता चल गया था। और वो दोनों भी काफी डरे हुए थे क्योंकि उन दोनों की जेमी से बात नहीं हो रही थी और उन दोनों को चाकू के बारे में भी पता था, लेकिन उनके डैड ने दोनों को इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं पर हमें रियान भी नजर आया, जो कि उसी स्कूल में कैंटीन में खाना खा रहा था। और तब उसे अपने डैड ल्यूक का मैसेज आया कि वो आज स्कूल में उसे मिल सकते हैं। और फिर रियान वहां से निकला, तब वहां के गोरे लड़के उसे बुली कर रहे थे, जो कि उसके साथ डेली होता था। साथ ही प्रिंसिपल और टीचर दोनों परेशान थे क्योंकि पेरेंट्स को अब उनकी स्कूल सेफ नहीं लग रही थी। और तब वहां क्लोई दोनों ऑफिसर्स के साथ आकर जैन नाम की एक लड़की से मिली, जिसमें जैन केटी की बेस्ट फ्रेंड थी। और ल्यूक ने उससे जेमी और केटी के रिश्ते के बारे में पूछा। साथ ही उन्हें अभी तक मर्डर वेपन यानी कि चाकू नहीं मिला था और इसलिए वो लोग जानना चाहते थे कि जेमी ने ऐसा क्यों किया होगा। तब जैन कहती है कि आपका बेटा रियान आपके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता और वो काफी अजीब है। तब ल्यूक ने उसे जेमी के बारे में बताने के लिए कहा और तब जैन कहती है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को चाकू से मारा गया है, जिसमें जेमी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तब डैनी कहती है कि कैटी तो बार बार जेमी के पोस्ट पर कमेंट्स भी करती थी। और तब जैन कहती है कि आप लोग जेमी को सजा दिलवाने की जगह पर कैटी पर इल्जाम लगवा रहे हो। और फिर वो वहां से भटक कर चली गई। तब वहां से क्लोई ऑफिसर्स को लेकर जेमी के क्लास में आए और वहां पर ल्यूक ने सबको जेमी के मर्डर केस के बारे में बताया और अगर किसी के पास भी कोई भी जानकारी है तो उन्हें बताने के लिए कहा। और तब वहां पर कुछ लड़के जेमी का मजाक उड़ाने लगे और वहीं पर टीचर मलिक आए और जानकारी न मिलने पर ल्यूक और डैनी वहां से निकले और उन दोनों को स्कूल का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। तब ल्यूक कहता है कि अगर मर्डर वेपन नहीं मिला तो जेमी किसी भी तरह से बचकर निकल सकता है और हमें कैसे भी उसे ढूंढना होगा। फिर वहां से क्लोई ल्यूक और डैनी को लेकर रियान के क्लासरूम में आए और तब वहां पर गोले लड़के रियान को टीचर और ल्यूक के सामने बुली करने लगे और तब टीचर ने इस चीज से माफी मांगी और ल्यूक वहां पर मर्डर के बारे में बताने लगा और वहीं पर इमरजेंसी अलार्म बजा। तब टीचर्स और स्टूडेंट्स वहां से निकलने लगे और क्लोई ने बताया कि पिछले साल एक लड़के ने लैब में पटाखे फूट डाले थे और उसी के चलते स्कूल में आग लग गई थी, जिसमें यहाँ के बच्चे काफी शरारती है, इसी वजह से उन्हें टेनिस कोर्ट में फिलहाल रखा जाएगा। फिर वहां पर सभी लोग जमा हुए। तब ल्यूक ने मलिक से जेमी के बारे में पूछा और तब मलिक कहता है कि मैंने उस लड़के पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और फिर वो वहां से बहाने बनाकर निकल गया। तब ल्यूक वहां जेन को देखकर निकला और जेन ने आगे बढ़कर हैरी को पकड़ लिया और उसे पीटा और वो कहती है कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया है। और तब वहां पर टीचर्स ने जेन को शांत करवाया और नर्स वहां से हैरी को लेकर निकली। तब ल्यूक कहता है कि मुझे हैरी से बात करनी है। फिर वहां से दोनों आकर हैरी से मिले और उन्होंने जेमी के मर्डर के बारे में उसे बताया, जिसमें वो उसका खास दोस्त था। और वहां पर ल्यूक कहता है कि मैं भी स्कूल में था तब तुम्हारी तरह था और मैं
मेरे आगे पीछे लड़कियां घुमा करती थी जिसमें तुम भी अच्छे दिखते हो, और वो उससे दोस्ती करने लगा। तब हैरी कहता है कि आपका बेटा तो लूजर है, तो आप बिल्कुल भी स्कूल में पॉपुलर हो गए ऐसा नहीं लगता। और वहां पर ल्यूक ने हैरी से मर्डर के पहले की रात को जेमी और उनकी क्या बात हुई इस बारे में पूछा। तब हैरी कहता है कि हमारी नॉर्मल बात हुई थी और हम लोग सिर्फ मिले थे। और तब ल्यूक ने कैटी के बारे में सवाल पूछे और हैरी कहता है कि मुझे उन दोनों के बारे में कुछ खास नहीं पता था। और ल्यूक ने उन दोनों की दोस्ती के बारे में पूछा। तब हैरी वहां से भड़क कर चला गया। दूसरी तरफ जेन को टीचर संभाल रही थी और उन्हें पता था कि जेन की मॉम अकेली रहती है, इसलिए वो ऑफिस में बिजी रहती है। और वहां पर जेन पूछती है कि क्या अब मुझे सजा मिलेगी। तब टीचर कहती है कि तुम्हें मिलनी ही चाहिए क्योंकि तुमने हैरी पर हमला किया है। और तब जेन ने इस चीज के लिए माफी मांगी। और वहां पर टीचर ने पूछा कि हैरी ने केटी को मरवाने में क्या मदद की थी। तब जेन कहती है कि केटी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वही अंदर से मुझे एक लौती लड़की थी जो समझती थी, और अब मेरा अपना कोई नहीं बचा है। तब टीचर कहती है कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकती हो। और तब जेन ने मना किया और वो भड़क कर वहां से चली गई। तब तक रियान ने देखा कि ल्यूक सभी बच्चों से मिलकर उनसे जेमी और केटी के बारे में सवाल पूछता रहता है, लेकिन अभी तक उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। और इसलिए रियान ल्यूक से मिलकर कहता है कि डैड मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। और वो दोनों वहां से क्लोई के कहने पर एक क्लासरूम में आए। तब ल्यूक ने पूछा कि वो लड़के क्या तुम्हें अभी भी बुली कर रहे हैं। तब रियान ने ल्यूक को कहा कि डैड आप जेमी के केस को समझना चाहते हो लेकिन आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो। तब ल्यूक पूछता है कि तुम्हें क्या पता है वो चाकू कहाँ पर है और किसी ने क्या तुम्हें कुछ बताया है। तब रियान कहता है कि डैड आप यहाँ की कोई भी चीज समझ नहीं पा रहे। और तब ल्यूक पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और तब रियान ने ल्यूक को जेमी के इंस्टा के कैटी के मैसेज दिखाए। और रियान कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि कैटी जेमी के फोटोज पर उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन आपने इमोजीज और वर्ड्स का मतलब गलत समझ लिया। और तब ल्यूक कहता है कि इसका क्या मतलब है। तब रियान कहता है कि कैटी ने रेड पिल से जेमी को इमोजी करके बताया है कि तुम मैट्रिक्स की तरह जाग जाओ, और असली मर्दों का नियम होता है कि 80% औरतें 20% मर्दों को ही आकर्षित करती है और बाकी औरतों को ऐसे नहीं पटाया जा सकता। और कैटी इनडायरेक्टली जेमी को नल्ला बुला रही थी। साथ ही कैटी का मानना था कि वो वर्जिन ही मरेगा, और उसकी कमेंट्स को जिसने भी लाइक किया है वो सभी लोग जेमी पर हंस रहे थे। तब ल्यूक कहता है कि अच्छा कैटी जेमी को बुली कर रही थी। तब रियान कहता है कि हाँ, और फिर वो वहां से निकल रहा था। तब ल्यूक कहता है कि ये चीजें काफी सिंपल दिखती है। तब रियान ने ल्यूक को सभी इमोजीज के एडल्ट वर्जन बताए जो कि उनकी जनरेशन यूज करती थी, और ये सुनकर ल्यूक भी चौंक गया। वहां पर रियान कहता है कि जेमी को कैटी काफी ज्यादा बुली करती थी। और तब ल्यूक पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। तब रियान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस उनके इंस्टा को देखा, लेकिन जेमी ने फिर भी उसे मार दिया है और मुझे लगा कि आपको ये नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको यह बताया। तब ल्यूक कहता है कि हाँ, मैं ऐसी काफी सारी गलतियां कर रहा हूँ, और क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। तब रियान कहता है कि आपने इतने सालों में पहली बार मुझसे इतनी बात की है। और तब ल्यूक ने इस चीज की माफी मांगी और उसे मदद के लिए शुक्रिया कहा। और तब रियान वहां से बाय बोलकर निकला। फिर ल्यूक ने आकर इस बारे में डैनी और क्लोई को बताया, और तब डैनी भी चौंक गई। और कैटी कैसे जेमी को नल्ला बुला सकती है इस बारे में उसे नहीं समझ रहा था, और इस बारे में क्लोई ने भी सुना था। तब वहां से ऑफिसर्स क्लोई को बाय बोलकर निकले, जिसमें वो दोनों बच्चों की इन हरकतों से परेशान थे क्योंकि वो पढ़ाई को छोड़कर एक दूसरे को स्कूल में बुली करने आते थे। तब डैनी कहती है कि मेरा स्कूल भी ऐसा था, लेकिन वहां पर एक अच्छी टीचर थी और उसने मुझे संभाला था, जिसमें मैं तब फोटोग्राफी सीख रही थी। और तब ल्यूक वहां पर बच्चों के बारे में पूछने लगा। और तब डैनी कहती है कि मुझे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पसंद। और तब ल्यूक कहता है कि मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन मेरा बेटा रियान से मैं काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, और मेरे काम के चलते मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, और अभी तक हमें चाकू भी नहीं मिला है। तब डैनी वहां से पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, और वो कहती है कि सब लोग इस केस में मरने वाले विक्टिम की जगह पर खून करने वाले कातिल जेमी को याद रखेंगे, और ये बार बार होता है जो कि गलत है। तब ल्यूक कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारा काम असली खूनी को ढूंढना है। और तब डैनी कहती है कि हमें पता है कि खून किसने किया है और जेमी ने ये क्यों किया है, हम लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तब ल्यूक कहता है कि मैं एक आखिरी बार हैरी से बात करना चाहता हूँ, और वो दोनों हैरी से बात करने के लिए उसके क्लासरूम में आए। तब हैरी खिड़की से भाग गया और ल्यूक ने उसका पीछा किया, जिसमें एक लंबी भागम भाग के बाद हैरी को पकड़ लिया गया। और ल्यूक ने हैरी से कैटी के बुली करने के बारे में पूछा। तब हैरी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और आप
जेन से पूछ सकते हो। तब ल्यूक कहता है कि मैं तुमसे पूछूंगा, और क्या तुम्हें जेमी की मदद की थी क्योंकि एक लड़की मर चुकी है, और सच बता दो। जिसमें हैरी काफी डर गया और वो कहता है कि मैंने जेमी को चाकू दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेमी केटी को मार देगा, और फिलहाल मुझे ये भी नहीं पता कि वो चाकू कहाँ पर है। तब ल्यूक और डैनी ने वहां पर हैरी को मर्डर में मदद करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया, जिसमें वो दोनों फिर से चौंके हुए थे। और ल्यूक ने डैनी को स्टेशन जाने के लिए कहा, और फिर वहां से रियान को वो अपने साथ घर लेकर जाने वाला था, जिससे उनका रिश्ता सुधर सके। तब रियान कहता है, डैड आप जेमी के केस के चलते मुझ पर ध्यान दे रहे हो ऐसा लग रहा है। और तब ल्यूक कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी काफी परवाह करता हूँ। और फिर वो दोनों कार में बैठे और दोनों पास के एक बर्गर शॉप में जाकर बात करने वाले थे, और इसी वजह से दोनों काफी खुश थे और वहां से निकले, जिसमें हमें वहां पर जेन नजर आई, जो कि अब अकेली हो चुकी थी और वो अपने दोस्त के मरने से काफी दुखी होकर रोने लगी। दूसरी तरफ हमें पार्किंग स्टेशन में कैटी के मरने की जगह देखने मिली, और वहां पर एडी ने आकर फूल रखकर कैटी को श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में कहानी पूरे 7 महीनों के बाद की देखने मिली, जिसमें अभी तक जेमी के ऊपर ट्रायल्स चल रहे थे, और जेमी से मिलने के लिए एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एवा पुलिस स्टेशन में आई, और फिर वहां पर वो माइक नाम के गार्ड से मिली, और एवा ने पूछा कि क्या जेमी ने किसी से लड़ाई की थी। तब माइक ने उसे एक फुटेज दिखाई जिसमें जेमी एक लड़के को पकड़कर पीट रहा था, और जेमी काफी गुस्से वाला था ऐसा माइक को लगा। और माइक कहता है कि तुम 5वीं बार यहाँ पर आए हो, और पहले भी साइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्हें कुछ खास पता नहीं चला था। और तब एवा कहती है कि मुझे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। फिर एवा ने वहां पर हॉट चॉकलेट में कुछ मार्शमेलो डाले जैसा जेमी को पसंद था, और वो उसे लेकर जेमी से मिली, जिसमें उस सेंटर में जेमी को सुधरने के लिए रखा गया था। और जेमी एवा से मिलकर काफी खुश था क्योंकि वो उसकी पसंदीदा ड्रिंक और सैंडविच लाई थी, और एवा ने जेमी को खुश करके उसकी तारीफ करना शुरू किया, जिसमें जेमी काफी खुश था और वो उसके दादा दादी को मिस करने लगा। तब एवा ने उसके दादा के बारे में पूछा, जिसमें क्या वो एक मर्दाना आदमी थे। और तब जेमी कहता है कि हाँ वो एक असली मर्द थे। तब एवा ने पूछा कि क्या वो अल्फा मर्द थे। तब जेमी कहता है कि हाँ वो अल्फा मर्द थे जो कि खुद की जिंदगी को कंट्रोल करते थे। और वहां पर एवा ने जेमी से बार बार अल्फा मर्द के बारे में उसके विचार पूछे। तब जेमी कहता है कि तुम अब बकवास कर रही हो, और तुम जानना चाहती हो कि मैंने खून किया है कि नहीं, और मैं अपने दादा और डैड के बारे में क्या सोचता हूँ, और मैं बता देता हूँ कि मेरे डैड और दादाजी दोनों काफी अच्छे थे। तब एवा कहती है कि मैं सिर्फ तुम पर लिख रही हूँ जिससे जज तुम्हारे केस को आसानी से समझ सके, और उसके लिए पहले मेरा तुम्हें समझना जरूरी है, और इस बार फिर से हम अच्छे से बात करेंगे जिसमें तुम्हारे दोस्त और परिवार के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तब जेमी कहता है कि तुम फिर से मेरे डैड के बारे में बात कर रही हो। तब एवा कहती है कि तुम आज एक लड़के से लड़ाई क्यों कर रहे थे। तब जेमी कहता है कि उस लड़के ने मुझ पर हमला किया था। तब एवा ने पूछा कि तुम कैसे खुद को मर्दाना समझते हो। ये समझने के लिए मैं तुम्हारे डैड और दादा के बारे में जानना चाहती हूँ। तब जेमी कहता है कि मुझे तुम्हारे नोट्स पढ़कर तुम्हें समझना है। तब एवा कहती है कि मैं तुम्हें वो नहीं दिखा सकती, और क्या तुम्हारे डैड को उनका काम पसंद है। तब वहां पर जेमी कहता है कि वो लोगों के घर के टॉयलेट साफ करते हैं, तो तुम खुद ही समझ जाओ, लेकिन वो काफी अच्छे हैं और उन्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आता, जिसमें तुम बताओ कि तुम क्या जानना चाहती हो। तब एवा ने एडी के गुस्से के बारे में पूछा, और तब जेमी कहती है कि वो कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाते और उन्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आता, और तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो। तब एवा कहती है कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो ये मैं जानना चाहती हूँ। तब जेमी कहता है कि मेरे डैड को स्पोर्ट्स देखना काफी पसंद है, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद था, और मैं हमेशा उस चीज के लिए बहाने बनाकर उनसे दूर चला जाता था, लेकिन वो मुझे अलग अलग गेम्स खेलने के लिए सिखाते थे, लेकिन मुझे उसमें भी मजा नहीं आता था, और इसी वजह से शायद वो दुखी थे। तब एवा ने पूछा कि तुम्हें फिर कैसा फील हुआ। तब जेमी कहता है कि तुम्हें ऐसा न बोलते हुए मुझे संभालना चाहिए था। तब एवा कहती है कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकती, और तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स की रिपोर्ट्स भी काफी बुरी थी। तब जेमी कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत हो, और मेरी बहन मीशा भी आप ही की तरह स्मार्ट है, लेकिन मेरे मॉम डैड इतने स्मार्ट नहीं है, और क्या आपने उनसे बात की थी। तब एवा कहती है कि हाँ मैंने उनसे बात की थी, और वो तुम्हारे लिए काफी परेशान है। तब जेमी कहता है कि फिर मुझे जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा और इस सेंटर में क्यों रखा गया है। तब एवा कहती है कि तुम्हारे लिए सही जगह अभी भी चुनी जा रही है, और तब जेमी इस चीज से भड़क गया, और वो कहता है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा है वो झूठा है, और उसने भड़क कर वहां पर ग्लास को फेंक दिया, और फिर वो एवा पर चिल्लाने लगा, और वो उसके ऊपर औरत के कंट्रोल से खुश नहीं था। और तब वहां पर गार्ड आया, और एवा कहती है कि यहाँ पर सब ठीक है। तब जेमी ने माफी मांगी, और एवा वहां से बाहर फिर से जेमी के लिए ड्रिंक लेने गई, जिसमें वो काफी ज्यादा डर गई थी, और उसने मार्क के साथ रूम में रिकॉर्डिंग्स देखी, जिसमें मार्क और वो दोनों समझ गए कि जेमी की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो गुस्से वाला
वाला था और वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। फिर वहाँ से एवा वापस जेमी के पास आई और वो कहती है कि मुझे तुम्हारा कन्फेशन नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारी सोच जानना चाहती हूँ। तब जेमी कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ और अब मैं आपको सब बताऊंगा। तब एवा ने जेमी से उसके मस्कुलिनिटी से वो औरतों के बारे में क्या सोचता है ये पूछा। तब जेमी कहता है कि आपको इस बारे में क्यों जानना है। तब एवा कहती है कि ये जरूरी है, और बताओ क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम से प्यार करते हैं। तब जेमी कहता है कि हाँ, वो सिर्फ मेरी मॉम से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। साथ ही मेरे डैड के ज्यादातर लड़के ही दोस्त थे और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि ये सब मेरे बारे में है। और तब एवा ने जेमी से उसके दोस्तों के बारे में पूछा। तब जेमी भड़क कर कहता है कि तुम्हारे सवाल आज काफी अजीब है, लेकिन मुझे लड़कियां पसंद है और मैं भी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तब एवा कहती है कि फिर क्या तुम उनके साथ उल्टा सीधा करना चाहते हो। तब जेमी कहता है कि हाँ, मैंने पहले भी 2 लड़कियों के साथ ऊपर ऊपर से किया है। और तब एवा ने इस बारे में काफी सारे सवाल पूछे और जेमी ने बताया कि मैंने बिना कपड़ों की भी लड़कियां देखी है। तब एवा मान गई और जेमी कहता है कि तुम ये कैसे मान सकती हो क्योंकि ये झूठ है। और तब एवा ने पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने इनमें से क्या क्या किया है। तब जेमी कहता है कि मैंने सिर्फ लड़कियों को बिना कपड़ों के फोटो में देखा है और उनमें से एक लड़की कैटी थी जिसमें वो फोटोज पूरे स्कूल के लड़कों ने देखी है। तब एवा पूछती है कि क्या तुम्हें तब मजा आया, और वो इस बारे में बार बार पूछने लगी। तब जेमी भड़क गया और वो कहता है कि मुझे वो काफी अजीब लगे थे क्योंकि कैटी मेरे टाइप की नहीं थी और उसके फ्लैट थे और वो किसी को भी नहीं पसंद थी। जिसमें कैटी को क्लास में चैट नाम का एक लड़का पसंद था और चैट को इम्प्रेस करने के लिए कैटी ने उसे बिना कपड़ों की फोटोज भेजी थी जो कि फिर चैट ने सबको दिखा दी। वहाँ एवा कहती है कि कैटी अब मर चुकी है। और तब जेमी कहता है कि चैट को फिर भी लड़कियां मिलती रहेगी और वो दूसरी लड़कियों के फोटोज भी सबको देता रहेगा, और आपने कैटी वो मर चुकी है ऐसा क्यों कहा। और तब एवा कहती है कि ये सच है, और क्या तुम्हें औरतें पसंद है। तब जेमी कहता है कि मैं गंदा दिखता हूँ इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता, और ये आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप काफी खूबसूरत हो। तब एवा ने मना किया और तब जेमी भड़क गया और वो कहता है कि आपको कुछ भी नहीं समझता, और वो भड़क कर वहां पर एवा पर चिल्लाने लगा क्योंकि एवा उससे चीजें उगलवा रही थी। लेकिन वह गार्ड ने जेमी को शांत करवाया। तब जेमी उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे रानी बनकर अपने गार्ड से डरा रही हो। और तब एवा डर गई और वो कहती है कि बैठ जाओ। और तब जेमी वहां पर उसे डराकर चिल्लाने लगा, और इस चीज से एवा समझ गई कि जेमी एंड्रयू टेट जैसे घटिया लोगों की बातों सुनकर टॉक्सिक मिसोजिनी जैसी चीजों का शिकार हो चुका है और वो खुद को एक अल्फा मर्द समझकर किसी भी लड़की को पाना चाहता था। वहां जेमी शांत होकर बैठा। तब एवा ने उसे बताया कि तुम्हें भी हैरी और रॉन के साथ बुली किया जाता था और इस चीज से तुम लोगों की दूसरे लोगों से लड़ाई भी हो जाती थी। तब जेमी मान गया और एवा ने उससे फेसबुक पर जेमी और कैटी के फोटोज की कमेंट पर बात करना शुरू किया। और तब जेमी समझ गया कि एवा काफी डरी हुई है, इसी वजह से वो इंस्टाग्राम को फेसबुक बुला रही थी। और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उसके जैसे मर्द ने एक काफी बड़ी और स्मार्ट औरत को डरा दिया था, और ये एक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी की निशानी थी। तब वहाँ एवा ने कैटी के इमोजीज का मतलब पूछा, और तब जेमी कहता है कि कैटी कह रही थी कि मैं सिर्फ ऑनलाइन लड़कियों की परवाह नहीं करता, ऐसा दिखाता हूँ, लेकिन रियल वर्ल्ड में मैं इन लड़कियों के पीछे भागता रहता हूँ और इसी वजह से मैं नामर्द हूँ। और ऐसा उसने क्यों कहा था, इस चीज का कारण हमें आगे पता चलेगा, जिसमें बाकी लोगों ने भी ये कमेंट्स पढ़ी और हंसने का रिएक्ट किया, जिसमें जेमी वहां पर 80-20% के रूल वाली बात कर रहा था जो कि एंड्रयू टेट ने ही की थी, और वो वही सभी मस्कुलिनिटी की बातें रिपीट करने लगा और इसी वजह से सभी लोग उसका ऑनलाइन मजाक उड़ाते थे। तब एवा ने पूछा कि कैटी ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया। तब जेमी कहता है क्योंकि मैं गंदा दिखता हूँ और मैंने इस बारे में उससे बात की थी, लेकिन उस चीज से कैटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और तुमने मेरा वीडियो देखा होगा जो कि फेक है और मैंने असल में उसे नहीं मारा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस मैंने कैटी से पूछा था कि क्या वो मेरे साथ डेट पर चलेगी, क्योंकि तब उसका फोटो लीक हो चुका था और इसी वजह से वो मेरे साथ आने के लिए मान जाएगी, ऐसा मुझे एक बेहतरीन आइडिया आया। और तब एवा कहती है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो काफी कमजोर थी, और तब तुमने उसका फायदा उठाने का सोचा। तब जेमी कहता है कि हाँ, मैंने उसे कहा कि चैट कमीना है और तुम मेरे साथ मेले में घूमने चलो। तब एवा कहती है कि तुम्हें कैटी तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब जेमी कहता है कि वो फ्लैट थी, फिर भी वो मुझे चल जाती, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं इतनी भी डेस्परेट नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, और फिर उसने मुझे बुली करना शुरू किया था और वो काफ़ी बुरी थी, सही कहा ना।
और तब एवा ने जवाब नहीं दिया और जेमी कहता है कि मैं बाकी लड़कों से अच्छा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ अकेला था तब मैंने उसे छोड़ दिया था और कोई और होता तो उसका फायदा उठा सकता था। तब एवा समझ गई कि जेमी खुद को बाकी लड़कों से बेहतर समझकर कैटी को मारने के बाद भी अपने क्राइम को जस्टिफाई कर रहा है। और एवा के कुछ न बोलने पर जेमी कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। तब एवा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि कैटी मर चुकी है और अब तुम उसके बारे में कुछ भी बोलकर उसे बदनाम कर रहे हो। और तब जेमी कहता है कि हाँ मुझे ये पता है। तब एवा कहती है कि इस केस में तुम्हें सजा भी हो सकती है, ये तुम्हें समझना होगा और हमारा ये आखिरी सेशन है। तब जेमी समझ गया कि एवा ने उसे सब उगलवा लिया है और इसी वजह से वो भड़क गया। तब वहां पर गार्ड आया और जेमी एवा से बात करना चाहता था और उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। तब एवा कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने काम के लिए आती हूँ। और तब जेमी कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, एज पर्सन आप काफी अच्छे हो और आप भी मेरे इस सवाल का इसी तरह से जवाब दो। तब गार्ड ने वहां पर जेमी को पकड़ लिया और वो जेमी को लेकर वहां से निकल गया। तब वो काफी भड़का हुआ था और एवा अंदर जेमी की बातों से काफी ज्यादा डरी हुई थी और फिर वो केटी के लिए काफी ज्यादा दुखी हुई। और इस बातों से हमें ये तो पता चल गया कि जेमी ने केटी को क्यों मारा था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में कहानी पूरे 13 महीनों के बाद की देखने मिली, जिसमें हमें एडी नजर आया और वो उसके साथ हुई चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका था और जेमी पर अभी भी ट्रायल्स चल रहे थे। फिर एडी वहां से घर पर आकर लिसा से मिला और आज एडी का 50वां बर्थडे था, इसी वजह से लिसा और एडी आज सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर वो दोनों काफी खुश थे और वहां से एडी ने से मिले हुए सभी लेटर्स को पढ़ा, जिसमें से एक जेमी का था और उसने अपने पिता के बर्थडे पर उनका फोटो बनाकर भेजा था और एडी ने इस बारे में लिसा को बताया, जिसमें एडी इस चीज से थोड़ा सा दुखी हुआ। और फिर टीशा ने आकर उन्हें बताया कि उनके वैन पर किसी ने कुछ तो गड़बड़ की है। तब एडी ने बाहर आकर देखा कि किसी ने उनकी वैन पर नॉन्स लिखा था, जिसका मतलब चाइल्ड एब्यूजर होता है। तब एडी ने लिसा को इस बारे में ऑफिसर को फोन करके बताने के लिए कहा और फिर उसने मीशा को संभाला, जिसमें एडी उसके पड़ोसियों पर भड़का हुआ था क्योंकि सब कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं देखा। और तब वहां पर लिसा ने ऑफिसर को पूरी रिपोर्ट दी, जिसमें मीशा के साथ उसने फोटोज को निकालकर ऑफिसर्स को भेजना शुरू किया और इस चीज से एडी काफी भड़का हुआ था। तब लिसा कहती है कि हमें मेरी मॉम के शहर में रहने चले जाना चाहिए। तब एडी इस चीज से भड़क गया और लिसा कहती है कि जेमी के ट्रायल्स के चलते सब लोग हमारे बारे में जान चुके हैं। और तब एडी कहता है कि लॉयर्स अभी तक जेमी को बचा ही रहे हैं और उस पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है, जिसमें मेरे काफी सारे क्लाइंट्स भी यहाँ पर है। साथ ही लिसा की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा, इसलिए हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मेरा ये डिसीजन फाइनल है। और फिर एडी वहां से वैन पर कलर निकालने के लिए पानी लेकर आगे बढ़ा। तब मीशा ने ऑफिसर को फोटो भेज दिए थे और वहां पर लिसा मीशा से उसके बॉयफ्रेंड बिली के बारे में बात कर रही थी, जिसमें वो दोनों काफी वक्त से डेट कर रहे थे। और लिसा कहती है कि तुम्हारे डैड वैन के ऊपर ऐसा लिखने से काफी भड़के हुए हैं क्योंकि उन्हें उनकी वैन काफी ज्यादा पसंद है। तब मीशा कहती है कि लोग जेमी को नॉन्स कैसे बुला सकते क्योंकि वो सिर्फ 13 साल का लड़का है और डैड के लिए तो ये नहीं लिखा होगा, जिसमें वो इन चीजों से परेशान हुई। और तब लिसा कहती है कि मैं भी जेमी के रूम को साफ करती हूँ तब उसे काफी मिस करती हूँ और तुम भी बेटा अपना ध्यान रखना। तब मीशा कहती है कि मॉम मैं अपना ध्यान काफी अच्छे से रखती हूँ। दूसरी तरफ एडी ने वैन को साफ करना जारी रखा। तब उसके पड़ोसी उसके बारे में बात कर रहे थे और एडी उन पर चिल्लाने लगा और उसके बाद काफी ज्यादा साफ करने पर भी वैन से कलर नहीं जा रहा था और वहां से 2 लड़के एडी को चिढ़ाकर वहां से निकले। तब एडी काफी ज्यादा भड़क गया और एडी को शक हुआ कि उन दोनों लड़कों ने ही ये कलर किया होगा, जिसमें एडी वैन को साफ नहीं कर पा रहा था। इसलिए एडी ने अंदर आकर इस बारे में लिसा को बताया और वो कहता है कि हम लोग कलर लेने के लिए मॉल जाएंगे क्योंकि मैं ऐसे वैन को लेकर काम पर नहीं जा सकता। फिर वो दोनों मीशा से मिले। तब एडी कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि घर पर खतरा हो सकता है। तब वहां पर मीशा ने मना किया, लेकिन वहां पर एडी के चिल्लाने से वो दोनों मान गए और तीनों वहां से वैन में बैठकर मॉल जाने के लिए निकले। और तब एडी कहता है कि कोई अच्छा सा गाना बजाओ। तब मीशा वहां पर खुश हुई और एडी कहता है कि हम लोग मॉल से वापिस आकर कहीं घूमने जाएंगे। और तब दोनों लड़कियां खुश हुई और तीनों ने साथ में मूवी जाने का डिसाइड किया, जिसमें लिसा वहां पर उसके थेरेपी के बारे में बताने लगी, जिसमें वो लोग केस के चलते मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। और फिर वो लोग पुराने दिनों को याद करने लगे, जिसमें एडी और लिसा दोनों स्कूल के वक्त से डेट कर रहे थे और उन दोनों को पुराने खुशी के दिन याद करके फिलहाल छोटी छोटी खुशियां मिल रही थी। फिर एडी और लिसा दोनों उनके रोमांस के बारे में बताने लगे। तब मीशा वहां पर शर्मा गई।
और वहां से मॉल के पास पहुंचकर एडी कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो, क्योंकि तुम तो हम दोनों के प्यार की निशानी हो। फिर वो तीनों मॉल में गए। वहां पर एडी लड़कियों को उनका सामान लेने के लिए छोड़कर एक लड़के से मिला और एडी ने उसे वैन पर लगे हुए कलर के बारे में बताया। तब उस लड़के ने एडी को क्विन नाम के एक लड़के से मिलवाया और एडी ने उसे वैन पर लगे हुए कलर के बारे में सभी चीजें बताई। और तब क्विन ने एडी को कलर निकालने के काफी सारे रास्ते दिखाए, जिसमें सबसे अच्छा पूरी वैन को कलर करना था। और तब एडी कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो मुझे कोई तुम टेम्पररी कलर दे दो। और वहां क्वीन ने एडी को पहचान लिया, जिसमें वो उसे कलर लेने के लिए साथ में लेकर गया। और क्वीन कहता है कि मैं जेमी और आपको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जेमी ने कुछ नहीं किया है। और जहां जहां शरीर पर चाकू लगे थे उनके घाव हड्डियों तक गए थे, जिसमें ये चीज न्यूज वालों ने झूठी कहानी बताकर जेमी को फंसाया है। तब एडी कहता है कि मुझे सिर्फ कलर चाहिए। तब क्वीन ने एडी को कलर दिया और कोई अच्छा लॉयर पैसे से हायर करने के लिए कहा। और फिर एडी उसकी बातों से फिर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था और वो परेशान होकर वहां से निकला। तब उससे मीशा बात कर रही थी, लेकिन एडी का पूरा ध्यान अब हट चुका था। और फिर उसने कलर के पैसे दिए और तीनों शॉपिंग करके वहां से निकले। और एडी ने वहां पर फिर से घर के बाहर दिखने वाले दोनों लड़कों को देखा। तब एडी ने भागकर उनमें से एक को पकड़ लिया और वो कहता है कि तूने मेरी वैन पर कलर लगाया था। तब वो लड़का कहता है कि वो मजाक था। तब एडी कहता है कि वो तेरे लिए मजाक होगा और तू समझ ही नहीं सकता कि हमारी जिंदगी में क्या गुजर रहा है। फिर एडी ने उसे दूर फेंका और उसकी साइकिल को भी फेंक दिया। फिर एडी ने वापस आकर वैन के ऊपर ब्लू रंग को फेंक दिया और थोड़ा सा रंग नीचे भी गिर चुका था। तब एडी ने लड़कियों से सामान वैन में डाला और वहां पर गार्ड कलर के गिरने से भटका हुआ था। तब एडी उस पर चिल्लाने लगा, जिसमें वहां पर सभी लोग डर गए। और फिर एडी वहां से वैन लेकर निकला। तब मीशा और लिसा दोनों डरे हुए थे, साथ ही वहां पर सन्नाटा छाया था और वहीं पर फोन बजा। तब एडी को जेल से फोन आया था और जेमी उसके पिता से बात करना चाहता था, इसी वजह से उन लोगों ने फोन को उठाया। वहां जेमी ने एडी को बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था। तब एडी कहता है कि थैंक यू बेटा, और तुम्हारा कार्ड भी काफी अच्छा था। तब जेमी कहता है कि हाँ डैड। वहां पर एडी उसके ड्राइंग की तारीफ करने लगा, जिसमें जेमी फिर से ड्राइंग बचपन के बाद बनाने लगा था। और वो कहता है कि यहाँ के सभी लोग अब अच्छे से रहते हैं और जो नहीं रहते उनकी मैं कंप्लेंट कर देता हूँ, जैसा आपने मुझे कहा था, और मुझे आपको कुछ और भी बताना था। तब एडी कहता है कि बताओ बेटा। और तब जेमी कहता है कि मैं अपने गुनाह को कबूल करने के बारे में सोच रहा हूँ, जिससे मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। तब ये सुनकर एडी और लिसा दुखी हुए और जेमी कहता है कि डैड मैं यही करने वाला हूँ। तब लिसा ने उससे बात करके उसके खाने के बारे में पूछा और जेमी उनसे बात कर रहा था। तब मीशा भी एडी से बात करने लगी और तब जेमी ने उसके जिम के बारे में उसे बताया। और फिर जेमी ने एडी को सॉरी बोला और फिर से हैप्पी बर्थडे बोलकर फोन कट कर दिया। तब तक वो लोग घर पहुंच चुके थे और एडी वहां से सामान लेकर घर पर रखने गया। तब लिसा और मीशा दोनों काफी डरकर बाहर आए और अंदर आकर लिसा काफी दुखी हुई और फिर वो ऊपर उनके कमरे में आई। तब एडी ने अपने कपड़े बदल दिए थे और एडी के नए टी शर्ट की लिसा तारीफ करने लगी। तब एडी कहता है कि हमें मूवी जाना है और तब लिसा ने मना कर दिया और एडी वहां पर बैठ गया। तब लिसा कहती है कि शायद जेमी ने ये डिसीजन लेकर खुद को बेहतर महसूस करवाया होगा। तब एडी कहता है कि उसे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। तब लिसा कहती है कि तुमने उसके साथ वो वीडियो देखा था जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा है। और तब एडी भड़क गया और वो कहता है कि तुम्हें उस वक्त पर अंदर जाना चाहिए था, तो तुम्हें भी वो वीडियो देखने मिलता और तुम उसे अच्छे से संभाल पाती। तब लिसा कहती है कि तुमने आज बच्चों को डराया है और तुम आज सब पर गुस्सा कर रहे थे और तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे और फिलहाल जेमी जो भी कर रहा है वही सही है। तब एडी कहता है कि जेमी पूरा वक्त कह रहा था कि वो बेकसूर है, लेकिन फिर मैंने वो वीडियो देखा तब मैं अंदर से हिल गया था। तब लिसा कहती है कि हमें इन हालातों से उभरना होगा। तब एडी वहां पर भड़क गया और लिसा कहती है कि जेमी पूरा दिन घर पर कंप्यूटर को यूज करता था और मैं उसे रोककर सुलाती थी, लेकिन वो कभी भी मना नहीं करता था। तब एडी कहता है कि आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं और वो क्या देखते ये भी नहीं पता चलता, जिसमें मेरे फोन में अचानक से मैसेज आ जाते कि असली मर्द कैसे औरतों से बातें करते, ये वीडियोस को देखकर सीखो। जबकि मैं जिम का सामान देख रहा था। तब लिसा कहती है कि वो तुम्हारी तरह काफी गुस्से वाला है और तब एडी कहता है कि क्या वो मुझ पर गया है। तब लिसा कहती है कि नहीं, हमें उस पर कंट्रोल कर
करके उस पर नजर रखनी चाहिए थी। तब एडी कहता है कि हमें थेरेपिस्ट ने कहा था कि ये हमारी गलती नहीं है, और तब लिसा कहती है कि हमारी गलती तो नहीं है, लेकिन ये हमारी ही परवरिश थी। और तब एडी कहता है कि मैं उसकी उम्र का था तब मेरे डैड मुझे बेल्ट से मारते थे, इसलिए मैंने अपने बच्चों को नहीं मारने का डिसीजन लिया था, जिससे मैं अपने डैड से बेहतर बनना चाहता था। लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे डैड सही थे कि मैं हूँ, और मैंने एक अच्छा बाप बनते हुए हमेशा जेमी को बचाने का ट्राई किया, जिसमें वो स्पोर्ट्स में भी काफी बुरा था और बाकी लड़के और उसके बाप हम पर हंसते थे, इसलिए मैंने जेमी को फुटबॉल सिखाने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो फुटबॉल भी नहीं सीखा। और उसके बाद हम लोग बॉक्सिंग ट्राई करने लगे, लेकिन जेमी उसमें भी बुरा था, और अंत में वो पूरा दिन बैठकर ड्राइंग बनाता था, जो कि उसे काफी पसंद था। लेकिन फिर उसने ड्राइंग बनाना भी छोड़ दिया, और उसके बाद उसने कंप्यूटर लिया और वो कंप्यूटर में बिजी हो गया। साथ ही मेरा काम बढ़ गया था, इसी वजह से हमारा कनेक्शन भी टूट गया। तब लिसा कहती है कि मैं घर पर होती थी, फिर भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। और तब एडी कहता है कि मेरा ध्यान ही अपने बेटे से हट गया था, क्योंकि हमें लगा कि वो घर पर सेफ रहता होगा। और तब लिसा कहती है कि हम एक अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन हमारा बेटा हमारे जैसा नहीं है। और तब एडी कहता है कि मेरे डैड काफी बुरे थे और मैं अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरा बेटा ऐसा क्यों है। और तब लिसा कहती है कि हमें कुछ नहीं पता था, और शायद इसी वजह से जेमी ने तुम्हें खुद को बचाने के लिए चुना था। तब एडी कहता है कि उसे तुम्हें चुनना चाहिए था, साथ ही हमसे उसकी परवरिश में गलती हो गई, ये चीज हमें मान लेनी चाहिए, जिसमें वो बचपन में काफी भोला था, लेकिन वो ऐसा कब बन गया ये हमें पता ही नहीं चला। जिसमें वो जेल में भी कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, और तब मैंने मान भी लिया था, लेकिन फिर मैंने उस वीडियो को देखा, और वो ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकता है, और अगर तुम अंदर होती तो तुम उसे बेहतर संभाल पाती। और तब वहां पर मीशा आ गई और दोनों शांत हुए, और एडी ने वहां पर मीशा को संभाला, जो कि बाहर जाने के लिए तैयार होकर आई थी, क्योंकि आज एडी का बर्थडे था। और उसने एडी के टी शर्ट की तारीफ की, जो कि उसे लिसा ने दिया था। तब एडी कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने मॉल के बाहर गुस्सा कर लिया था। तब मीशा कहती है कि डैड उस वैन पर कुछ अब नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है, और मैं उन लड़कों को जानती हूँ जिसमें वो काफी बुरे हैं। तब एडी पूछता है कि क्या वो लड़के तुम्हें भी परेशान करते हैं। तब मीशा कहती है कि मैं तो जेमी की बहन हूँ, तो मेरा परेशान होना तो बनता है, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हम कहीं और गए तो सब हमारे बारे में कभी ना कभी जान लेंगे, और उसके बाद सेम चीजें हो जाएगी, और जेमी जैसा भी था वो हमारा ही था। और तब वहां पर दोनों खुश हुए, और लिसा कहती है कि आज हम लोग घर पर ही मूवी देखेंगे, और तब दोनों मान गए। और लिसा ने वहां से मीशा को नीचे तैयारी करने के लिए भेजा, और उसने एडी को थोड़े वक्त के लिए आराम करने के लिए कहा। और तब एडी वहां से जेमी के कमरे में आया, जिसमें वो जेमी के सामान को देखकर उसे याद करने लगा, और एडी को वहां पर अपने बेटे के चलते रोना आ गया, और वो जेमी के बेड पर काफी ज्यादा रोया, और उसने वहां पर टेडी को जेमी समझकर सुला दिया, जिसमें एडी ने जेमी के साथ जो भी हुआ वो सभी चीजें एक्सेप्ट कर ली थी। साथ ही उसने जेमी से माफी मांगी, क्योंकि वो उसे संभाल नहीं पाया था। और इसी के साथ ही बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म